जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में जानेंगे जीआई टैग के बारे में, कहीं क्योंकि बिहार के कई उत्पादों को जीआई टैग हाल ही में मिला है। इसका सबसे पहले मुख्य बिंदु जानेंगे, इसके बाद उद्देश्य का जानेंगे, इसके बाद आगे की राह जानेंगे और बाद में हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे। तो इसके पहले देख लेते हैं कौन कौन जिला में जीआई टैग मिला है। बिहार के जो कि तिलकुट है यानी कि गया के, इसको भी जीआई टैग मिला है। चिनिया केला यानी कि हाजीपुर का है, इसको भी जीआई टैग मिला है। और बामन बूटी यानी कि नालंदा के है। और खुरमा भोजपुर के है। और बालूशाही सीतामढ़ी के जीआई टैग मिला है। ये प्रस्ताव जिलाधिकारी के द्वारा यानी कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के पास भेजा गया था और इसे स्वीकार कर लिया गया है। अब बिहार में यानी कि कृषि विश्वविद्यालय सबौर में खुलेगा फैसिलिटी सेंटर, यानी कि नाबार्ड के सहयोग से सबौर में जो कृषि विश्वविद्यालय यानी कि भागलपुर में यहाँ जीआई टैग के क्षेत्रीय सेंटर खुलने वाले हैं। और इनका खुलने से अन्न उत्पादों को वैश्विक स्तर पर विशेष पहचान मिलेगी और किसानों को आय बढ़ाने में भी इससे मदद मिलेंगे। इसका हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जीआई टैग क्या है। जीआई टैग भौगोलिक संकेत के नाम से होते हैं, यानी कि कुछ देश किसी स्थान से जुड़े हुए होते हैं। इनका उपयोग उत्पादों और गुणवत्ता और प्रतिष्ठा अन्य विशेषताओं की पहचान के लिए किए जाते हैं और आमतौर पर ऐसा गुणवत्ता और विशिष्ट आश्वासन देता है, यानी कि अनिवार्य रूप से उस परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र और देश में इसकी उत्पत्ति के कारण होता है। एक तरह से देखा जाए तो इसको एक गारंटी मिल जाता है, सिक्योरिटी। इसका आगे के बात कर लेते हैं। औद्योगिक संपत्ति संरक्षण के तहत पेरिस कन्वेंशन 20 मार्च 1883 में ये फ्रांस में हस्ताक्षरित हुआ था, यानी कि संधि के तहत ये पहली बार बौद्धिक संपदा के तहत संधियों पर हस्ताक्षर हुआ था। अनुच्छेद 1 और 2 और अनुच्छेद 10 के तहत ये अपनाया गया था। वे संपदा अधिकार यानी कि समझौते का व्यापार संबंधित पहलू है, यानी कि अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 24 के तहत शामिल था। जीआई टैग की बात कर लेते हैं तो जीएटी यानी कि ये उरुग्वे में हुआ था, यहीं पर ये संधि हुआ था। इसमें भारत के देख लेते हैं तो पंजीयन अधिनियम यानी कि भौगोलिक संकेत पंजीयन या संरक्षण अधिनियम 1900 यानी कि 99 के तहत संसद ने पारित किए थे। इसके बाद यानी कि लागू हुआ था, जो कि 2003 से यहाँ लागू हो गया था। ये किस वस्तुओं के लिए जीआई टैग मिलता है इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं तो भौगोलिक संकेत जो दिए जाते हैं यानी कि जीआई टैग, ये कृषि वस्तुओं के लिए भी दिए जा सकते हैं, खाद्य पदार्थों के लिए भी दिए जाते हैं, शराब और स्पिरिट के लिए भी दिए जाते हैं, हस्तशिल्प के लिए भी दिए जाते हैं और औद्योगिक उत्पाद के लिए दिए जा सकते हैं। अब भौगोलिक संकेत के बारे में देख लेते हैं तो ये हस्तकला, कृषि, प्राकृतिक उत्पाद या कई प्रकार के हो सकते हैं, वस्त्र और खाद्य पदार्थ और विनिर्माण यानी कि आर्टिफिशियल के वस्तुओं के लिए भी दिए जा सकते हैं। जीआई टैग के प्रमुख लाभ के बारे में देख लेते हैं तो जीआई टैग अगर मिल जाने से यानी कि सबसे पहले तो स्थानीय लोग वहाँ जो उत्पादन करते हैं उनको फ़ायदा होता है, इनसे स्थानीय लोगों को रोज़गार भी मिलता है। और शहरी प्रवास को कम करने में यानी कि शहरी में भाग दौड़ के ज़िंदगी के जीने से वो बच जाते हैं, स्थानीय लेवल पर वो विकास करते हैं। और पारिस्थितिकी यानी कि पर्यटन इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। अब वैधता की बात कर लेते तो अगर पहली बार आप इनको पंजीकरण करा रहे हैं तो 10 वर्ष के लिए ये वैध हो जाएंगे और इनको फिर अगर रिन्यूअल कराना है तो 10 वर्ष को अतिरिक्त के लिए रिन्यूअल करा सकते हैं। अब आगे के बात कर लेते हैं तो भौगोलिक संकेत का महत्व के बारे में, तो यानी कि कोई अन्य निर्माता समान उत्पादों के विपणन के लिए इस नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकता। अगर यह आप इसका यानी कि पंजीयन करा लिए हैं तो इस नाम के कोई आप दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर दुरुपयोग करते हैं तो इनके तहत कार्रवाई की जाएगी।
किसी उत्पाद को भौगोलिक संकेत अन्य पंजीकृत भौगोलिक संकेत के अनधिकृत उपयोग को ये रोक लगाता है, यानी कि ये बढ़ावा नहीं देता है जो गलत तरीक़ा से पंजीकरण कराते हैं तो कानूनी सुरक्षा एक तौर पर ये बढ़ावा देते हैं। अब विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्यों को कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने में भी ये सक्षम हैं। GI टैग को उत्पादक को निर्यात कराने में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी बढ़ावा मिलते हैं इससे, यानी कि इनके जो मूल्य होते हैं भी जो दोगुने हो जाते हैं, इससे स्थानीय लोगों को भी फ़ायदा मिलते हैं। और आगे के बात कर लेते हैं तो यह ग्राहकों के उस उत्पाद को प्राथमिकता को इनके बारे में सुविधा प्रदान भी करते हैं। GI टैग के रजिस्ट्रेशन के लिए कर सकते हैं और उद्योग संवर्धन एवं यानी कि आंतरिक विभाग के पास, यानी कि ये मंत्रालय है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आता है। इसका जो यानी कि कार्यालय है वो चेन्नई में है। और GI टैग उत्पादों के पंजीकरण की उचित प्रक्रिया के बारे में देख सकते हैं तो सबसे पहले आपको आवेदन करना होगा, इसके बाद जांच वो करेंगे और इसके बाद वो नोटिस जारी करेंगे, यानी कि पेपर में कारण बताओ और भौगोलिक संकेत के पत्रिका में प्रकाशन और पंजीकरण के विरोध और पंजीकरण भी शामिल किए जाएंगे। और कानून द्वारा या उसके तहत स्थापित व्यक्तियों उत्पाद को संगठन या प्राधिकरण पर का कोई भी संघ आवेदन कर सकता है, यानी कि कोई भी संगठन या NGO हो या कोई व्यक्ति हो वो भी कर सकते हैं। और आगे के बात कर लेते हैं तो ये सबसे पहले किस चीज़ को GI टैग मिला था, यानी कि बात कर लेते हैं तो दार्जिलिंग चाय था जो सबसे पहले किस क्षेत्र में थे, यानी कि कृषि में सबसे पहले मिला था ये दार्जिलिंग क्षेत्र जो कि बंगाल में है। 2004 और 2005 में सबसे पहला मिला था। इसके बाद दूसरा मिला था अनरमुल्ला कन्नड़, ये एक तरह के दर्पण यानी कि ऐनक हैं, हस्तशिल्प में मिले थे, ये केरल में मिले थे। इसके बाद मिले थे चियांटी जो कि मैन्युफैक्चर है, ये इटली का है, 2022 में मिला था। इसके बाद हम बिहार के बारे में देख लेते हैं तो बिहार में किस किस वस्तुओं को मिल चुका है GI टैग। इस अब तक देखें तो यानी कि मधुबनी पेंटिंग को भी मिल चुका है जो कि हस्त कला से निर्मित है, ये मधुबनी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होते हैं। अब पिपली के भी मिल चुका है, ये इसको भी मिल चुका है। और इसके बाद सुजनी कढ़ाई के भी मिल चुका है। और इसके बाद सिक्की घास एक तरह के होता है, हस्तकला होता है, इसको भी मिल चुका है। भागलपुर सिल्क का भी इसको भी मिल चुका है। और सिलाव जो खाजा होते हैं ये नवादा के खाद्य पदार्थ में आते हैं। जर्दालू आम ये भी भागलपुर 2016 में मिल चुका है। कतरनी यानी कि कतरनी धान जो तो कृषि से जुड़े हुए हैं, इसका भी 2016 में मिल चुका है। और मगही पान जो कि कृषि से, इसका नवादा में 2016 में मिल चुका है। शाही लीची जो कि भागल यानी कि मुजफ्फरपुर के है, 2016 में मिल चुका है। और जो अंतिम में हाल ही में मिला था मखाना के मिला था, यानी कि कृषि क्षेत्र से, ये मिथिला क्षेत्र में आते हैं, यानी कि इसमें 9 क्षेत्र यानी कि 9, 10, 11 क्षेत्र आते हैं। ये अगस्त 2022 में मिले थे। अब मखाना के बात कर लेते हैं तो मखाना के जो उत्पादक होते हैं कम से कम 11 जिला में होते हैं। और 2024 के बात कर लेते हैं तो मखाना उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्पादन पूर्णिया का हुआ है। इसमें मधुबनी यानी दरभंगा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया सबसे ज़्यादा हुआ था। 2024 के बात कर लेते हैं तो पूर्णिया में। इसके अलावा सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण में भी मखाना के किए जाते हैं। अब आगे के बात कर लेते हैं तो मखाना जो कि सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र के देख लेते हैं तो मिथिला क्षेत्र में ही होते हैं, यानी कि 80% होते हैं। यानी कि भारत में देख लेते हैं तो यानी कि अकेले जो बिहार है कि मखाना उत्पादन में यानी कि 90% यानी कि उत्पादक होता है जो कि बिहार में अकेले में होता है। मखाना का भी काफ़ी महत्व होता है कि यानी कि बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में उगाए जाते हैं। अब विशेष किस्म के ये मखाना ये होते हैं। ये इनके सांस्कृतिक महत्व भी होते हैं, यानी कि ये
पान और मखाना और मछली के 3 प्रतिष्ठित सांस्कृतिक इनका पहचान है, यानी कि मिथिला क्षेत्र में ये नेपाल में भी इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। और ये विवाह के समय जोड़ों को यानी कि खिलाए जाते हैं। और आगे की बात कर लेते हैं तो मखाना में यानी कि पौष्टिक एक आहार के तौर पर भी माने जाते हैं। इसमें कई यानी कि विटामिन होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व, यानी कि साथ ही प्रोटीन और फाइबर भी अच्छे खासे इसमें होते हैं। और इससे जुड़ी प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए कि बिहार में अगस्त 2022 में किस चीज़ को जीआई टैग मिला था। ए के शाही लीची, और बी के मगही पान, और सी के कतरनी धान, और डी के मखाना। इसका सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना है। जय हिंद दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक पर मिलेंगे।